नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस पोर्शन देख रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जिसमें कि हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है इन्वायरमेंट बेसिक्स का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपका पूरा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस आपका तैयारी करा देंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, तो वो भी जो है आपका पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो एक जगह पे आपको जो है पूरे जनरल अवेयरनेस आपको कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ में जो है पीडीएफ भी इसका हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जैसे ही इसका हम पीडीएफ पूरा कंप्लीट करा देंगे आपका, यानी कि जो नोट्स है पूरा कंप्लीट यदि हम कर लेते हैं, तो जिस तरीके से और भी सब्जेक्ट आपको हम प्रोवाइड करते रहे हैं बाकी सारे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सारा कुछ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे टर्म पोल्यूशन को। इसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है इन्वायरमेंट को पोल्यूट हो रही है, या फिर जो पोल्यूशन के टर्म क्या है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड। तो देखिए इन पोल्यूशन जो होता है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कोई भी सब्सटेंस है, ये अगर इन्वायरमेंट में जैसे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ये जो है एडवर्सली अफेक्ट करेंगे जो भी इन्वायरमेंट के रिसोर्सेस होते हैं, तो उसके जो यूजफुलनेस है उस रिसोर्सेज का, तो उसकी ये एडवर्सली अफेक्ट करेंगे। तो ये ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस हो जाएंगे जो कि मतलब अगर ये एक्सेस में डिस्चार्ज अगर हो जाते हैं इन्वायरमेंट में आने के बाद, तो ये जो है उसके जो एडवर्स क्वालिटी होंगे इन्वायरमेंट का, तो उनको ये अफेक्ट करेंगे। और साथ साथ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपके ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो इनको जो है ये डैमेज पहुंचाते हैं। तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉल्यूशन। तो इस तरीके से देखिए, ये तो पॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे हम लोग। तो पॉल्यूशन आपने समझ लिया, जैसे कोई भी सब्सटेंस है अगर ये इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो ये जो है हानिकारक होते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, वो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो। तो अब मान लीजिए कि जैसे यही सेम चीज़ अगर इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट है, जैसे इन्वायरमेंट के आप कंपोनेंट जानते हैं कि उसका फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, अगर उनको कंटामिनेट करता है, उनको जो है क्वालिटी को अफेक्ट करती है, तो उसे बोलेंगे हम लोग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो सिंपल लैंग्वेज में इसको डिफाइन करेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को, कि इट इज डिफाइंड एज द कंटामिनेशन ऑफ द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ या फिर एटमोस्फेयर। तो देखिए इन्वायरमेंट के जैसे कंपोनेंट होते हैं आपके फिजिकल कंपोनेंट, जिसमें कि आपका एयर, वाटर और सॉइल आते हैं, और बायोलॉजिकल कंपोनेंट के अंदर में वो सारे लाइफ फॉर्म्स आते हैं, जैसे कि आपका उसके अंदर में ह्यूमन बींग्स या फिर जो और प्लांट्स होते हैं, फ्लोरा फाउना होते हैं, तो ये सारा कुछ इंक्लूड हो जाते हैं। अगर इनका कंटेमिनेशन होता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब इसमें देखिए जब इनका पोल्यूशन होगा, तो ये भी जो है इन्वायरमेंट के जो भी प्रोसेस होते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस होते हैं, तो उनको भी एक हद तक जो है ये अफेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो सब्सटेंस इन्वायरमेंट में जैसे कि आ जाते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन होने के बाद इन्वायरमेंट की जो एडवर्स क्वालिटी होती है उसको अफेक्ट करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को बुलाता है पोल्यूटेंट्स, हम लोग बोलते हैं। तो पोल्यूटेंट्स ये सब्सटेंस या फिर एनर्जी हो जाएंगे कि जिनका अनडिजायरेबल इफेक्ट्स होता है, या फिर जो है इन्वायरमेंट के जो क्वालिटी होती है उसकी उसको एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग पोल्यूटेंट। तो पोल्यूटेंट आप लोग जैसे देखते होंगे, जो डस्ट रहता है या फिर जो कचड़े जो रोड पे फैला हुआ रहता है आपका, या फिर और भी जो चीज़ होता है आप नदी में देखते होंगे, हर तरफ जो फैला रहता है, जो गंदगी को फैलाते हैं या फिर इनसे इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचती है, तो वो सारे जो है पोल्यूटेंट के कैटेगरी के अंदर में आते हैं। अब देखिए जो पोल्यूटेंट होते हैं, तो वो जो है उनका नेचर कैसा है, या फिर जो है उनका कंसंट्रेशन कितना है, यानी कि कितना है जो वो फैले हुए हैं, तो ये डिटरमाइन करता है कि जो है पोल्यूशन का सीवियरिटी कितनी है। क्योंकि देखिए पोल्यूशन आपका जैसे ये होता है कि एक होता है कि पोल्यूशन है तो बहुत ही ज़्यादा होती है, और एक होता है कि चलिए थोड़ा बहुत है तो वो काम चल रहा है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो किस कारण से बढ़ती है, तो वहाँ पे होता है कि जो पोल्यूटेंट होते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन कितना है। अगर वो बहुत ज़्यादा होगा, तो वो इन्वायरमेंट जो होगी, तो वो पोल्यूशन तो और ज़्यादा होगी ही होगी। तो इस कारण से देखिए जो पोल्यूटेंट आपके होंगे, तो ये डिपेंड करेगा कि उनका जो है कंसंट्रेशन कितना है नेचर के अंदर में, या फिर इन्वायरमेंट के अंदर में इंट्रोडक्शन कितनी हुई है। तो देखिए जो पोल्यूटेंट होते हैं, तो वो आपका वो किसी भी फॉर्म में आपके हो सकते हैं, वो आपका सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, या फिर वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारे कैटेगरी आपके दिए हुए हैं, जैसे सॉलिड पोल्यूटेंट्स के वो कौन कौन से उदाहरण, इसका एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो ये चीज़ एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए वो सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है। जैसे हम बात करते हैं कि सॉलिड पोल्यूटेंट्स का, तो इसके अंदर में वो सारे आ जाएंगे, जैसे आपके मेटल्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गया, वुड हो गया, लीव्स हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, किचन का वेस्ट हो गया, और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, तो ये सारे जो है आपके सॉलिड पॉल्यूटेंट कैटेगरी के अंदर में आएंगे।
फिर उसके बाद दूसरा आपका है लिक्विड पोल्यूटेंट्स। तो जो लिक्विड पोल्यूटेंट्स आपके हैं तो इस कैटेगरी के अंदर में आते हैं, जैसे डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, केमिकल्स हो गया जो कि एसिड और बेसिस होते हैं, और साथ में जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो होते हैं तो जो कि ये हार्मफुल जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इंडस्ट्री से डिस्चार्ज होकर आते हैं वाटर के साथ मिलके, तो ये जो है एडवर्सली अफेक्ट करेंगे वाटर का क्वालिटी का। यदि कोई मान लीजिए अगर इनको जो है नदी में छोड़ दिया था तो नदी की भी जो क्वालिटी होती है वो भी इफेक्ट होती है। और साथ में जो ऑयल्स होते हैं तो ये सारे लिक्विड पोल्यूटेंट्स के अंदर में आते हैं। और वहीं देखिए गैसेस पोल्यूटेंट्स की हम बात करते हैं तो ये सारे वो हार्मफुल गैसेस होंगे जो कि जो एयर में इंट्रोड्यूस होंगे तो जो एयर की क्वालिटी उसको अफेक्ट करेंगे। तो इसमें एग्जांपल आपका जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गया। तो ये सारे कैटेगरी को आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे देखिए जो ये पोल्यूटेंट्स जो ये होते हैं सॉलिड लिक्विड या गैसेस फॉर्म में, तो ये जो है आपके जैसे इनको इनको हमने इस कैटेगरी पे डिवाइड तो किया है, लेकिन अब देखिए ऐसे इनके अंदर में कोई और कैटेगरी के अंदर में ये भी आते हैं कि जो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका डिग्रेडेशन बहुत ही जल्दी हो जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका डिग्रेडेशन जो है तो बहुत ही एक लंबे समय के बाद होती है, और कुछ ऐसे पोल्यूटेंट होंगे कि जिनका डिग्रेडेशन होता ही नहीं है, यानी कि ये जो है कोई भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो है इनका डिग्रेडेशन हो गया, एक बार ये इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस हो गए तो ये एक लंबे समय तक ये बने रहेंगे या फिर हमेशा के लिए बने रहेंगे। तो इसके बेसिस पे जो है जो पोल्यूटेंट्स होते हैं इनको हम लोग फर्दर और 3 टाइप्स में डिवीजन करते हैं हम लोग। तो पहला आपका इसमें कि डिग्रेडेबल या फिर जो नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट है, दूसरा आपका है कि स्लोली डिग्रेडेबल या फिर परसिस्टेंट पोल्यूटेंट, और तीसरा आपका है कि नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो यहाँ पे वो सारे आपके दिए हुए और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको इजिली बता सकते हैं। तो पहला देखिए आपका एक डिग्रेडेबल या फिर नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट। तो ये ऐसे पोल्यूटेंट होंगे कि जो कि रैपिडली डिकम्पोज किए जा सकते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। अब इसमें देखिए जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं इसमें बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पे और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इनको डिकम्पोजिशन करने का काम करते हैं, और ये जो है तो डिग्रेड कर जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो इसीलिए जो इनको बोलते हैं हम लोग नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट, यानी कि ये जो है लंबे समय तक ये परसिस्टेंट नहीं रहते हैं इन्वायरमेंट के अंदर में। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे लीव्स यानी कि जो पत्ते होते हैं, इसके अलावा डोमेस्टिक सीवेज हो गया, और इसके अलावा जैसे फूड का जो जितने भी फूड वेस्ट होते हैं आपके या फिर क्रॉप जो वेस्ट होते हैं, इसके अलावा जो पेपर प्रोडक्ट होते हैं और जो सीड्स होते हैं, तो ये ऐसे ऐसे ये सब्सटेंस है यानी कि ऐसे पोल्यूटेंट है कि जैसे इनसे पॉल्यूशन तो होती है लेकिन ये जो है डिग्रेड कर जाते हैं बहुत ही तेजी से। आप देखते होंगे कि आप जैसे कोई कचड़ा फेंका रहता है डोमेस्टिक सीवेज का, या फिर मान लीजिए कोई फूड आइटम्स ही है, आप देखते होंगे कि 2-3 दिन के बाद जो है आपको नज़र ही नहीं आएगा वो, क्योंकि डिकम्पोजिशन उनका हो जाता है बैक्टीरिया के थ्रू। तो ये आपके होते हैं डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कैटेगरी के अंदर में। और वहीं देखिए दूसरा कैटेगरी होते हैं जो कि स्लोली डिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ये ऐसे पोल्यूटेंट्स होंगे आपके कि जो कि इन्वायरमेंट के अंदर में एक बार अगर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये एक लंबे समय तक ये बने रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनका जो डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस होती है तो वो बहुत ही स्लो होती है। यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो होती है डिकम्पोजिशन उनका तो बहुत ही स्लो होती है, धीरे धीरे इनका डिकम्पोजिशन होती है। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे प्लास्टिक्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, और भी होते हैं तो मेनली आपका इसमें प्लास्टिक और पेस्टिसाइड्स हो गया। और तीसरा कैटेगरी के अंदर में आते हैं आपके नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, यानी कि ये ऐसे पोल्यूटेंट्स होंगे कि जो कि डिकम्पोजिशन इनका किया ही नहीं जा सकता है बाय नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, और ये जो है आपके ये यानी कि ये परसिस्टेंट रहेंगे, हमेशा के लिए ये रहेंगे। तो ये आपके हो जाएंगे जैसे नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के अंदर में। इसका एग्जांपल आपका हो गया जैसे लीड हो गया, मरकरी हो गया, या फिर न्यूक्लियर वेस्ट हो गए। तो ये एक बार इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस हो गए तो ये हमेशा के लिए जो है एग्जिस्टेंस वहाँ पे रहेगी रहेगी इनका। अब यहाँ पे देखिए जैसे जो पोल्यूटेंट्स है उनका नेचर कैसा है, और साथ साथ में जो है वो कौन से इन्वायरमेंट का कंपोनेंट को वो जो है पोल्यूट कर रहा है या फिर अफेक्ट कर रहा है, तो इसके बेसिस पे जो है पॉल्यूशन को हम लोग वेरियस कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं हम लोग। अब जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट का अगर मान लीजिए एयर जो प्रेजेंट रहता है अगर उसको जो है एडवर्सली इफेक्ट होती है यानी कि एयर की क्वालिटी को जो है अफेक्ट करती है तो इसको बोलेंगे हम लोग एयर पॉल्यूशन। अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट के अंदर में जो वाटर है तो वाटर में अगर पोल्यूटेंट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और वाटर की जो एडवर्स क्वालिटी उनको अफेक्ट कर रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग वाटर पोल्यूशन। और यही जो पोल्यूटेंट्स अगर जैसे सॉइल या फिर लैंड में आ जाते हैं और जो सॉइल और लैंड की जो एडवर्स क्वालिटी है उसको अफेक्ट करते हैं इसको बोलेंगे हम लोग सॉइल या फिर लैंड पोल्यूशन। और तीसरा चौथा आपका इसमें है नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन भी एक सीरियस प्रॉब्लम है आजकल के लिए, क्योंकि देखिए जो व्हीकल्स रन करते हैं या फिर जो शोर शराबा होती है तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है, पॉल्यूशन का भी कॉज करती है। तो इनसे भी बहुत सारे सीरियस इफेक्ट्स होते हैं।
तो चौथा कैटेगरी में आपका आएगा नॉइज पोल्यूशन, जो कि हम लोग इन सभी को एक एक करके हम लोग स्टडी करते चलेंगे। तो इन सभी पोल्यूशन में से जो है जो एयर पोल्यूशन है आपका, तो ये सबसे जो है सबसे मेन होता है, जो थ्रेटनिंग पहुंचाती है ह्यूमन लाइफ को, या फिर और भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन सभी के लिए, या फिर जो प्लांट्स होते हैं उन सभी के लिए। तो एयर पोल्यूशन जो है सबसे ज़्यादा एक कंसर्न क्या होती है, और इस पे जो है इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी किए जाते हैं ताकि एयर पोल्यूशन को हम मिनिमाइज कर सकें, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ह्यूमन की जो जो उनका जो हेल्थ होती है उनसे रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है कि इसमें से कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द विलेजर्स सफर ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग एंड नॉट द अदर्स। तो जो इंडियन विलेजर्स जो होते हैं तो वो जो है सफ़र करते हैं इन सारे चीज़ों से करते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा एक नहीं है आपका। तो पहला ऑप्शन देखिए एयर पोल्यूशन है, दूसरा सॉइल साउंड पोल्यूशन है, तीसरा रेडिएशन पोल्यूशन है, और डी आपका है वाटर पोल्यूशन। तो इसमें से देखिए एयर पोल्यूशन, जैसे कि आपका ये तो सफ़र तो करते ही हैं, चाहे वो कहीं के भी हो, कोई गांव के एरिया के भी लोग रहते हैं या फिर जो शहरी के लोग रहते हैं। हालांकि शहरों में ज़्यादा होती है, लेकिन गाँव में भी जो एयर पोल्यूशन के कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं आपको। साउंड पोल्यूशन भी जो है आजकल जो है विलेजर्स में भी वहाँ भी होते हैं, इफेक्ट इनके भी देखे जाते हैं। रेडिएशन पोल्यूशन भी जो है इसका इफेक्ट वहाँ पे पहुँच सकता है। लेकिन जो वाटर पोल्यूशन जो है आपका, तो वाटर पोल्यूशन अभी जैसे गाँव में एरिया में जो है इसका उतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले एयर पोल्यूशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग और भी जो पोल्यूशन के जो कैटेगरी हैं तो उनको भी हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो एयर पोल्यूशन देखिए इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग, कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसे अनडिजरेबल सब्सटेंस जो कि एयर में अंदर में यानी कि एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और जो एयर की जो क्वालिटी है उसको अफेक्ट करेगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग एयर पोल्यूशन। तो देखिए ये सारे वो जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आपका गैस हो गया, स्मोक हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, फ्यूम हो गया, फिर मिस्ट हो गया, ऑर्डर, या फिर और जो केमिकल पार्टिकुलेट्स मैटर जो होते हैं, तो ये अगर एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और जो कि ये इंजूरियस होते हैं हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए या फिर प्लांट्स या एनिमल सभी के लिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग एयर पोल्यूशन। तो इस तरीके से देखिए जो केमिकल सब्सटेंस जो कि एयर पोल्यूशन को कॉज करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग एयर पोल्यूटेंट बोलेंगे हम लोग। तो एयर पोल्यूटेंट कैटेगरी के अंदर में अगर आप देखिएगा तो लगभग जो 90% जो एयर पोल्यूशन जो होती है, जो प्रॉब्लम अराइज होती है, तो ये इन सारे पोल्यूटेंट्स के चलते होती है, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा आपका है सल्फर का ऑक्साइड है, तीसरा आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसके बाद आपका है नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, और फिर उसके बाद है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स है। तो इसमें देखिए सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर के अंदर में ये सारे आपके आ जाते हैं, जैसे कार्बन हो गया, डस्ट हो गए, पोलन हो गए, या फिर मेटल्स हो गए, तो ये सारे चीज़ सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर के अंदर में ये आते हैं आपके हैं। तो इनमें से भी देखिए जो ये सारे जो 90% अकेले रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर पोल्यूशन कॉज करने के लिए, इसमें से भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका है तो ये अकेला 50% जो है ये एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और बाकी सारे और भी आपके हैं, नेक्स्ट आपका आता है जैसे सल्फर का जो आपका रहता है ऑक्साइड्स रहते हैं वो आपके हो गए। इसके अलावा जैसे आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रहते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर भी जो है कुछ सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर आपके रहते हैं जैसे डस्ट, पोलन, गैस हो गए, ये सारे चीज़। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी हम लोग करते चलते हैं साथ साथ में, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिससे कि आपको लगेगा कि जो टॉपिक्स है वो रिलेवेंट है कि नहीं आपका। तो क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए मेजर पोल्यूटेंट ऑफ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मेजर पोल्यूटेंट किसका है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है वाटर का, एयर का, नॉइज का, या फिर सॉइल का। तो आपने देखा था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये अकेला है 50% रिस्पॉन्सिबल होता है एयर पोल्यूशन को कॉज करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, दैट इज एयर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। तो कौन सा इसमें से एयर पोल्यूटेंट कैटेगरी के अंदर में नहीं आता है आपका। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ SO2, CFC, CO2, या फिर एरोसोल दिया आपका इसमें। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जब आपका रहता है तो ये एयर पोल्यूटेंट कैटेगरी के अंदर में आपका नहीं आता है, क्योंकि देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है तो ये एक असेंशियल कंपोनेंट होता है एनवायरनमेंट का। क्योंकि देखिए जो प्लांट होते हैं तो वो CO2 को लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, तो ये एयर पोल्यूटेंट कैटेगरी के अंदर में नहीं आता है। हालांकि देखिए CO2 इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग या फिर और भी जो जैसे फिनोमिना कॉज होती है, लेकिन ये एयर पोल्यूटेंट कैटेगरी के अंदर में ये आपका नहीं आता है। तो ये जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, दैट इज इट इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। अब आइए हम लोग यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए जो एयर क्वालिटी ये इंडेक्स जो होता है आपका, तो ये एक नंबर होता है जिसके थ्रू हम लोग ये लगाते हैं कि जैसे एयर का जो क्वालिटी है तो वो कैसा है। तो ये नंबर के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और उसका जो ह्यूमन हेल्थ पे कितना उसका इम्पैक्ट होता है तो हम लोग जो इस नंबर के थ्रू ही हम लोग आकलन कर लेते हैं इसका।
और ये चीज़ आपने स्टडी भी किया होगा और आपने सुना भी होगा कि जैसे सच एंड सच सिटी के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का इतना रहा था। और खासकर दिल्ली के बारे में आपने हमेशा सुनता रहा होगा आपने कि जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है तो आज इतनी हो गई, जो कि ये बहुत ही खराब होती है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे वो सारे लिस्ट आपके दिए हुए हैं कि जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स ये नंबर कितना है, तो और ये कि जैसे ये गुड है या फिर जो बैड है, या फिर ये जो है मॉडरेटली पोल्यूटेड है, या फिर और क्या है। तो ये सारे लिस्ट में आपके दिए हुए हैं और इसके एसोसिएटेड जो हेल्थ इंपैक्ट क्या क्या होते हैं इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स होने से। तो पहला आपका देखिए दिया हुआ है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 0 से 50 के बीच में रहती है तो इसको गुड माना जाता है, यानी कि इतना जो है अच्छा माना जाता है। तो इसके जो है हेल्थ पे बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट होती है। फिर दूसरा देखिए कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है तो अगर 51 से लेकर 100 के बीच में है तो इसको सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है कि इतना चल सकता है। तो इसके थ्रू अगर देखिए जो हेल्थ पे इफेक्ट क्या क्या पड़ सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई सेंसिटिव पर्सन्स होंगे जिनको पहले ही से कुछ समस्या होगी हेल्थ से रिलेटेड, तो उनको जो है ब्रीथिंग करने में माइनर प्रॉब्लम आ सकती है या फिर डिस्कम्फर्ट उनको फील हो सकती है अगर एयर क्वालिटी इतना के बीच में रहती है तो। और अगर देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 100 से लेकर 200 के बीच में रहती है तो इसको बुलाता है कि जो इन्वायरमेंट है वो मॉडरेटली पोल्यूटेड हो चुका है। तो इसके थ्रू क्या क्या ह्यूमन इफेक्ट्स होते हैं, मतलब कि हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो इसके चलते देखिए जो पर्सन्स, मतलब कि जो पर्सन जो पहले ही से लंग डिजीज से सफ़र कर रहे होंगे तो उनको जो है ब्रीथिंग में डिस्कम्फर्ट फील हो सकती है। जैसे कोई अस्थमा के पेशेंट होंगे या फिर और भी जो ऐसे पर्सन होंगे तो उनको डिस्कम्फर्ट फील हो सकती है जो कि हार्ट डिजीज से रिलेटेड होंगे। और बाकी जो चिल्ड्रन होंगे या फिर जो अदर ओल्डर एडल्ट जो होंगे तो उनको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम इसमें हो सकती है अगर एयर पोल्यूशन का जो मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स है 100 से लेकर 200 के बीच में रहती है। इसको हम लोग मॉडरेटली पोल्यूटेड बोलते हैं कि इन्वायरमेंट जो मॉडरेटली पोल्यूटेड हो चुका है अगर इतना नंबर रहता है तो। फिर आगे देखिए अगर यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से लेकर 300 के बीच में रहती है तो इसको बोलते हैं हम लोग पुअर बोलते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, यानी कि पुअर है। तो इसमें देखिए जैसे जो पर्सन्स होंगे जो कि अगर मान लीजिए हेल्दी पर्सन भी होंगे अगर वो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट में तो उनको जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट फील हो सकती है। और साथ साथ में जो हार्ट डिजीज के कोई अगर पर्सन है तो उनको भी डिस्कम्फर्ट फील हो सकती है। फिर अगला देखिए जैसे मान लीजिए अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से लेकर 400 के बीच में अगर होती है तो ये बहुत ही पुअर माना जाता है, यानी कि वेरी पुअर माना जाता है इस तरह के इन्वायरमेंट को। तो इसमें देखिए जो पर्सन्स होंगे मान लीजिए अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होते हैं वो चाहे हेल्दी पर्सन भी हो तो उनको जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है फिर इलनेस भी हो सकती है उनको। और साथ साथ में जो है अगर मान लीजिए कोई हार्ट या फिर लंग डिजीज के ऐसे डिजीज के पेशेंट होंगे या पर्सन होंगे तो उनको और भी जो है इस तरीके के इफेक्ट उनको देखने को मिल सकते हैं। फिर अगला देखिए अगर मान लीजिए कि यही जो है अगर चला जाता है आपका 401 से लेकर 500 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स तो इसको सीवियर माना जाता है, जो कि एक इमरजेंसी का केस आ जाता है इस तरह का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर इतना अगर पहुंच जाती है तो इसमें देखिए कोई अगर हेल्दी पर्सन भी है, हेल्दी पर्सन भी आपका रहता है तो उसको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इम्पैक्ट उनको हो जाएगी। और साथ साथ में सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट हो सकती है जो पर्सन होंगे लंग या फिर हार्ट डिजीज के। और साथ साथ में जो कोई मान लीजिए जो जो हेल्थ होगा, यानी कि अगर जो फिजिकल एक्टिविटी कोई भी अगर पर्सन करता है, कोई भी आप एक्टिविटी भी करते हैं दिन में या फिर कहीं कोई भी समय में, तो उनको भी जो है एक्सपीरियंस हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड इशू उनको हो सकती है जो कोई भी वर्क करते समय। तो ये आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड सारा डेटा दिया हुआ है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके जो पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशंस में, तो आपका यही एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन देखिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अ, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कि अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन, दूसरा आपका दिया हुआ है अ नंबर, या तीसरा इसमें दिया हुआ है फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी लेवल, फोर्थ में आपका दिया फॉर फोरकास्टिंग द रेन। तो आपने देखा था कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो ये एक नंबर होता है जो कि शो करता है कि एयर की क्वालिटी जो है मतलब वो कितना है, तो हम नंबर के बेसिस पे इसको शो करते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें क्वेश्चन आपका है कि एयर पोल्यूशन लेवल इज कंसिडर्ड टू बी मॉडरेट इफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इज बिटवीन। तो एयर क्वालिटी जो है आपका जैसे एयर पोल्यूशन लेवल को हम मानते हैं कि वो मॉडरेट है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए। तो आपने देखा था कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपका रहता है मॉडरेट के लिए तो उसमें नंबर उसकी रहती है दैट इज 101 से लेकर 200 के बीच में। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ 0 to 50 ये तो होगा नहीं, 51 से 100 ये तो होगा नहीं। अब इसमें देखिए सी और डी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें देखिए दिया हुआ 101 से लेकर 150 तक दिया हुआ है इसमें, लेकिन आपको यहाँ पे मैक्सिमम रेंज देखना है, मैक्सिमम रेंज इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए आपसे, आपको ये इंक्लूड करना होगा क्योंकि वो आपका रहता है दैट इज 101 से लेकर आपका रहता है 200 के बीच में। तो जो मैक्सिमम जिसमें भी लिमिट रहेगा आपका तो उसको आप मार्क कर सकते हैं इसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका आपका हो जाएगा।
तो जैसे कि मैंने आपको एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बताया था कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एयर का जो क्वालिटी होता है उसको एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। अब देखिए जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं तो इनका भी फर्दर और ये इनके टाइप्स होते हैं। जैसे कुछ पोल्यूटेंट होंगे कि जो डायरेक्टली इमिट होते हैं इन्वायरमेंट में और वो जो है इनफैक्ट अफेक्ट करेंगे इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी रहती है। और कुछ ऐसे होंगे पोल्यूटेंट कि जो पोल्यूटेंट ऑलरेडी जो ऊपर में जाते हैं यानी कि एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वहाँ पे फिर से अदर केमिकल जो प्रेजेंट रहते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर में या फिर एटमॉस्फेयर के ऊपर में जो प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे तो वो आपके हो जाते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं आपके। तो इस तरीके से पोल्यूटेंट आपके रहते हैं तो वो दो टाइप के रहेंगे, एक आपका प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और दूसरा आपका रहेगा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो देखिए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट किसको हम लोग बोलते हैं, तो ये आपका जैसे कि डेफिनेशन दिया हुआ है कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट इज अ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस दैट डायरेक्टली enters the air as a result of natural events or the human activity। यानी कि ये ऐसे पोल्यूटेंट होंगे या फिर ऐसे केमिकल सब्सटेंस ही होंगे जो डायरेक्टली जो है इंटर कर जाते हैं एयर में। अब ये जो एयर में कैसे इंटर करेंगे, जैसे कोई भी नेचुरल एक्टिविटी हो सकता है इसके थ्रू या फिर कोई भी जैसे मान लीजिए ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जैसे फॉसिल फ्यूल का बर्निंग करते हैं हम लोग या फिर जो है हम लोग व्हीकल यूज़ करते हैं तो व्हीकल का जो एमिशंस होता है उससे या फिर जो इंडस्ट्री जो रन करते हैं हम लोग उनसे जो एमिशंस होती है तो ये जो है डायरेक्टली उनसे इमिट होती है। तो इसके अंदर में कौन कौन से आते हैं जैसे एयर पोल्यूटेंट्स का प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कैटेगरी के अंदर में, तो ये एग्जांपल आपका यहाँ पे सारा दिया हुआ है। जैसे आपका हो गया यहाँ पे कार्बन का ऑक्साइड हो गया जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपके हो गए। तो इसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड आपका सीरियस होता है ये, जो कि CO2 को हम लोग नहीं मानते हैं लेकिन ये क्योंकि एक एसेंशियल कंपोनेंट आपका होता है इन्वायरमेंट का, लेकिन ये जैसे ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती है जिसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे हम लोग। फिर आगे देखिए आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड आपका हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, फिर जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर होते हैं तो ये सारे ऐसे होते हैं कि जो आपके प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट होते हैं और ये डायरेक्टली जो है एयर में इंटर करते हैं। ये जो है फर्दर और यानी कि जो है ये मतलब ये जो है फिर फर्दर और केमिकल रिएक्शन करते हैं बाद में, लेकिन वो बनाएंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट, लेकिन ये आपके प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कैटेगरी के अंदर में आपके आता है। तो एग्जाम्पल आप लोग इन सभी को याद रखना, ये जो है डायरेक्टली या फिर ये आपको व्हीकल का यूज़ करने से इमिट होगी या फिर जो है इंडस्ट्री का रन करने से इमिट होगी या फिर जो हाउस होल्ड में जो हम लोग फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं तो उसको बर्न आउट करने से ये इंट्रोड्यूस आपके होते हैं। जैसे कि आपका CO हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड आपका रहेगा क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है तो वो आपका रहता है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कम्बिनेशन सब मिल के बनती है तो वो आपका सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कैटेगरी में अंदर में आती है। और वहीं पे देखिए जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट जो आपके होते हैं तो ये वो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस आपके होते हैं जो कि ये जो है एयर जो प्रेजेंट रहते हैं आपके एयर के अंदर में जो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो प्रेजेंट रहते हैं तो वो फर्दर केमिकल रिएक्शन करते हैं और भी एयर कंपोनेंट में जो कंपोनेंट और जो प्रेजेंट रहते हैं एयर के अंदर में तो उनसे ये केमिकल रिएक्शन करने के बाद बनती है। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका है तो ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है एयर की, लेकिन ये जब ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा आपका ऑक्सीजन जैसे कि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि आपका एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट का आपका एग्जाम्पल है। तो 10 सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो आपके बनते हैं ये, तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जब रिएक्शन करता है कोई और जो सब्सटेंस जो प्रेजेंट रहते हैं एयर के अंदर में तो वो जो है आपका बनाएगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो अब देखिए जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो आपको बनाती है फर्दर और रिएक्शन करता है आपका वाटर वेपर के साथ, दैट इज H2O के साथ जो कि आपका ऑलरेडी एनवायरमेंट में यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, तो ये फिर बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड आपका बना तो ये भी जो आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट का ही आपका ये एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से देखिए जो कॉमन सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो वो आपका जैसे दिया हुआ है SO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H1O3 हो गया, H2O2 हो गया, ओजोन हो गया O3 और पैन आपका हो गया यानी कि पैरासिटाइल नाइट्रेट हो गया और साथ में फोटोकेमिकल स्मोक हो गया। तो यही एग्जाम्पल है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग जो है इसको याद कर लेना, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट का और सेकेंडरी जो एयर पोल्यूटेंट है उन दोनों को एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस RRB NTPC एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट डज SPM इन द इन्वायरमेंट मीन। तो SPM का मतलब क्या होता है जो कि इन्वायरमेंट से टर्म आपका रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था कि जो SPM है इसका मतलब होता है दैट इज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर।
तो ये सारे जो होते हैं ये फाइनली डिवाइडेड सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि जो है ये सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते इंट्रोड्यूस होती है या फिर नेचुरल एक्टिविटीज़ के चलते भी ये इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे जो कंबशन प्रोसेस जो हम लोग करते हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो भी परफॉर्म करते हैं, फिर जो नेचुरल सोर्सेज तो उनसे ये इंट्रोड्यूस होती है। तो इसका एग्जांपल आपका जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गया, सूट हो गया, स्मोक हो गया, या फिर जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो ये सारे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का एग्जांपल है। तो इसमें फुल फॉर्म से पूछा गया था, तो इसका आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, तो राइट ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है कौन सा इसमें से नहीं आपका कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है फोटोकेमिकल स्मोक, तो ये भी आपका जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जांपल है आपका। दूसरा दिया हुआ है पेरी एसिटाइल नाइट्रेट दैट इज पेन, तो ये भी आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट के अंदर में आता है। तीसरा दिया हुआ इसमें एसिड मिस्ट, तो ये भी जो है आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट के अंदर में आता है। फिर डी दिया आपका कार्बन मोनोक्साइड, तो कार्बन मोनोक्साइड जाती है देखिए डायरेक्टली इंट्रोड्यूस होता है इन्वायरमेंट में, यानी कि जो जो फॉसिल फ्यूल जो यूज़ करता है इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो आपका डायरेक्टली इंट्रोड्यूस होता है एयर में। तो ये जो है आपका प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट का एग्जांपल है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि द फोटोकेमिकल स्मोक इज, तो जो फोटोकेमिकल स्मोक है तो ये क्या है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ क्राइटेरिया पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट या फिर कार्सिनोजेनिक पोल्यूटेंट। तो ये जो है आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जांपल है फोटोकेमिकल स्मोक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका आपका हो जाएगा। तो आपको जो है इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे आते हैं, और जो हमने आपको दिया हुआ है तो वो आपका एक कंप्लीट नोट्स है, जिससे कि आपका इससे जो है आपका क्वेश्चन इसमें से ही आपको देखने को मिलेंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा टू द पॉइंट प्रोवाइड करने की, और साथ में जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हो आपको वो प्रोवाइड करने की। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए आगे भी हम लोग इन्वायरमेंट का जो क्लास आपका इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और साथ में देखिए पीडीएफ भी हम आपको कुछ ही दिन में इसका ही प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट नोट्स आपके रहेंगे, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उसमें भी उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।